हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ओके, सो इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो अलील फ्रीक्वेंसीज होगा एक पॉपुलेशन में वो स्टेबल होगा और कांस्टेंट होता है ओवर द जनरेशंस। ओके, सो इट स्टेट्स दैट the allele frequencies remain stable and is constant generation to generation. Okay, from generation to generation. ओके, तो जो भी अलील्स रहेंगे वो जो है स्टेबल रहेंगे, ठीक है, और कांस्टेंट रहेंगे ओवर द जनरेशंस। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहा है तो सारे जनरेशन में वो कांस्टेंट रहेंगे। नाउ एक टर्म आता है जीन पूल। सो जीन पूल का मतलब होता है द टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है। सो इन्होंने ये स्टेट किया दैट द जीन पूल्स रिमेन कांस्टेंट, gene pool remains constant. ओके, तो जीन पूल का मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज एक कैरेक्टर है या फिर चलिए एक कैरेक्टर है जिसको इन्फ्लुएंस कर रहा है सपोज 10 अलील्स, एक जीन है उसका और 10 अलील्स है। हम लोगों ने मल्टीपल अलीलिज्म के बारे में देखा था कि एक से ज़्यादा अलील्स भी कंट्रोल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को। तो सपोज एक कैरेक्टर है एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन दैट हैज गॉट 10 अलील्स, ठीक है। तो एंटायर पॉपुलेशन में जो परसेंटेज है ऑफ दैट पर्टिकुलर अलील डिफरेंट, मतलब ये 10 डिफरेंट पर्टिकुलर अलील्स का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो जनरेशन वाइज, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। नाउ चेंज अगर इसमें होता है so that indicates that evolution is taking place, ठीक है। अगर इस प्रिंसिपल में, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में अगर चेंजेस होता है, अगर उसके इक्वेशन में चेंजेस आता है, देन इट मीन्स कि म्यूटेशन हो रहा है। अगर जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ म्यूटेशन, और अगर एक स्लो रैंडम, मतलब एक स्लो पेस से अगर हो रहा है देन इट इज़ द इवोल्यूशन। ओके, विथ वेरिएशन से एवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर ये बहुत फास्टली चेंज हो गया अचानक से देन इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन। तो हम लोग देखेंगे कि किस किस वजह से चेंजेस होता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 बताया, एक नॉर्मल वेरिएशन और एक म्यूटेशन। आगे देखेंगे हम लोग और क्या क्या चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ओके, सो जीन पूल क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ all the genes and their alleles in a population, ठीक है। नाउ सम टोटल जो होगा अलीलिक फ्रीक्वेंसी का वो 1 लिया गया है, या फिर आप 100 मान सकते हो, ठीक है, 100% या 1। तो सम टोटल जो है वो लिया गया है 1। नाउ ये जो कंडीशन होता है जिसमें कि ये स्टेबल रहे या फिर जनरेशन बाय जनरेशन ये कांस्टेंट रहे, इसे कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन। ओके, या फिर इसे हार्डी-वेनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ओके, सो जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं इस कंडीशन को, जिसमें कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा अलीलिक फ्रीक्वेंसीज में, ठीक है, ये याद रखना है दैट इसे जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। नाउ the sum total of all the allelic frequency is always 1. Okay, so sum total of all the allelic frequency is 1. Now इससे क्वेश्चंस आता है न्यूमेरिकल टाइप का, ठीक है, तो ये वाला इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ओके, सो सपोज क्वेश्चन पे चलते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग चेंजेस पे देखेंगे किस किस चीज़ से ये चेंज होता है।
अच्छा, एक और स्टार मार्क करके पॉइंट कि एनी डेविएशन फ्रॉम दिस जेनेटिक इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, एनी डेविएशन फ्रॉम, मैं यहाँ हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट टू द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम इंडिकेट्स इवोल्यूशन, ठीक है। अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो दैट इंडिकेट्स कि इवोल्यूशन हो रहा है। फाइन, अगर ये ला वैल्यू से, ये कांस्टेंट वैल्यू जो बोला गया है कि रहेगा एलीलिक फ्रीक्वेंसी का, अगर वो चेंज करता है देन दैट मीन्स कि इवोल्यूशन जो है वो हो रहा है। फाइन। नाउ सपोज कोई एक जीन है दैट इज कॉल्ड ए, जीन ए, ओके। नाउ जीन ए का वी हैव सपोज टू alleles, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। व्हाट आर दीज? दीज आर द alleles। जीन ए का दो अलील है, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। नाउ जो होमोजाइगस इंडिविजुअल है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे कि हम यहाँ पे जो ये इक्वेशन लिखते हैं इसमें P एंड Q के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो P है दैट रिप्रेजेंट्स दिस allele and Q represent this allele, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। ये इसका जो न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है P+Q का होल स्क्वायर, वो देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी आपके पास अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई भी अलील दिया हो नाम से, आप उसे P एंड Q के फॉर्म में करो, वो बेटर रहेगा, ओके। सो इफ P स्क्वायर कहा जाता है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, यही होगा। सो P स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? P आप इसे लिख सकते हो, Q स्क्वायर का मतलब QQ एंड ये तो 2PQ। सो यहाँ पे जो ये PPP, ये जो P डबल P है, दिस इज फॉर कैपिटल A, दैट मीन्स ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस है साथ ही डोमिनेंट है ना। यहाँ पे ये जो है ये क्या है? दिस इज होमोजाइगस रेसेसिव, क्योंकि यहाँ पे ये किसके लिए डिनोट कर रहा है? ये किसको डिनोट कर रहा है? स्मॉल ए को यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। और फाइनली ये जो है दिस इज डिनोटिंग कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। सो दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। फाइन। तो ये आपको एक चीज़ पहला याद रखना है। नाउ क्योंकि हम डिप्लॉयड कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ह्यूमंस हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, देयरफॉर किसी भी इंडिविजुअल में एट अ टाइम एक जीन के दो ही अलील्स प्रेजेंट रह सकते हैं। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। सो दिस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक इक्वेशन आता है दैट इज P+Q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसे हम P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, और एल्स वी कुड ऑल्सो राइट दैट P+Q इज इक्वल्स टू 1, ओके, ठीक है। P+Q इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है, समझ में आ गया? तो ये तीन फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल्स करने को, मतलब जो भी इसके रिलेशन में क्वेश्चन आते हैं वो करने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैं खुद से एक क्वेश्चन रैंडमली कुछ भी एक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो इफ द परसेंटेज ऑफ homozygous individual
या फिर मैं यहाँ डोमिनेंट लिख देता हूँ, डोमिनेंट homozygous individual in a population is 30%, then what will be the frequency of रेसेसिव अलील? ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझ लें कि यहाँ पे पी स्क्वायर का वैल्यू, ये क्या बोला है, डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कोई एक जीन ले लेते हैं हम, सपोज हम ये वाला जीन ही ले लेते हैं, जीन ए ले लेते हैं, जिसका कि दो वेरिएंट है, दैट इज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो इसके दो अलील्स हैं। यहाँ पे डोमिनेंट होमोजाइगस का कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स कि कैपिटल ए का कंडीशन दिया है, कितना है, 30% दिया गया है। एंड दिस कैपिटल ए हम लोग जैसे देखें कि इट इज, इसे हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 30%। ओके, सो अब हमसे क्या पूछ रहा है, दैट व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेसेसिव अलील। तो रेसेसिव अलील का पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स स्मॉल ए जो है वो उसका परसेंटेज कितना होगा इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 30% दिया गया है कि डोमिनेंट हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का अमाउंट है इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। सो नाउ एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, दैट पी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है, इट इज़ 0.3। परसेंटेज में नहीं लेंगे, फ्रैक्शन में लेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि हम p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 100% ले सकते हैं या p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.3। ठीक है, p इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.3। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.55। ठीक है, 0.54 0.55 के आसपास है। ठीक है, सो p का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम लोग डालेंगे p इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू। ओके, सो इट वुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.55, दैट मीन्स सॉरी q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p। ओके, सो q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.55, कितना हो जाएगा, 0.3545। ओके, तो ये हो गया अलीलिक फ्रीक्वेंसी। इसको परसेंटेज में अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, इट इज इक्वल्स टू 45%। फाइन, ना इसी में अगर आपसे और क्वेश्चन पूछ लिया रहता, ऑल्सो फाइंड, यहाँ पे मैं आगे फिर इससे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ heterozygous individuals and homozygous recessive individuals, homozygous recessive individuals, अगर ये भी क्वेश्चन में रहता है उसी के साथ साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसा कि होमोजाइगस का कितना दिया हुआ है, होमोजाइगस डोमिनेंट का पी स्क्वायर का दिया है 30%। ओके,
सो वैसे ही क्यू स्क्वायर का कितना हो जाएगा, क्यू का वैल्यू आया है 0.45, तो 0.45 का स्क्वायर करेंगे अगर, सो इट वुड बी 20% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ही लिख रहा हूँ। ठीक है, सो 0.45 का स्क्वायर करेंगे तो 20% आया, एंड 2pq अगर करें तो p का वैल्यू कितना आया है, इट इज़ 2 इंटू 0.55 इंटू 0.45। ओके, सो इसका भी अगर करें 2 इंटू 0.55 इंटू 0.45, दैट इज़ 49.5, जिसे हम लोग ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50%। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल्स विथ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड दी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का। ठीक है, ये 49.5 था, ये भी 20.25 या ऐसा कुछ था। ठीक है, मैंने इसे 20 एंड 50 कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको दे दिया जाएगा या तो हेट्रोजाइगस का दे दिया जाएगा, या होमोजाइगस इंडिविजुअल का, या फिर कोई एक अलील का आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि आप ये सारा वैल्यूज़ निकालो। ठीक है, तो ये आजकल MCQs में भी, नीट एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दैट इफ the dominant allele, if the frequency of the dominant allele, frequency of the dominant allele is, कितना ले लें, 20%, चलो ठीक है, नहीं बहुत कम हो गया, 20 नहीं, 50%, find the frequency या percentage of heterozygous individual in the population। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेंट अलील का दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 50%, दैट मीन्स कि यहाँ पे P का वैल्यू इज गिवन 50% विच इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, तो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P, दैट इज 0.5, दोनों इक्वल है। ठीक है, नाउ क्या बोला है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का आप बताओ कि कितना वो है। तो कैसे करेंगे इसे, 2pq मतलब निकालने हम लोगों को बोला है ना, तो 2pq इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, तो 0.25 इंटू 0.25 इंटू 2 हो जाएगा 0.50। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 50%। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आजकल इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इसका कैलकुलेशन वाले ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स जो है ये वाला जनरली छोड़ कर आ जाते हैं, खासकर नीट एग्जाम्स में, हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये सब अच्छे से करिएगा, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ से डिफरेंसेस होगा इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, या फिर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, या हार्डी-वेनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो पहला जो होता है दैट इज द जीन माइग्रेशन और द जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो बोलना बेटर रहेगा।
नाउ इसका मतलब जीन माइग्रेट, माइग्रेट करने का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना। तो अगर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से, जैसा कि मैं यहाँ पे एक पॉपुलेशन बना रहा हूँ, पॉपुलेशन ए बी एंड सी, ठीक है। नाउ बी से सी में वन इंडिविजुअल ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। मतलब बी पॉपुलेशन में से ह्यूमन पॉपुलेशन था यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 100 इंडिविजुअल्स थे, ठीक है। उसमें से एक इंडिविजुअल ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर भी 100 इंडिविजुअल्स थे। तो ये 100 से कितना हो गया, ये 99 हो गया और ये 101 हो गया, फाइन। और ए का भी कोई पर्पस नहीं, रहने दीजिए। तो जीन माइग्रेशन में क्या हो रहा है कि माइग्रेशन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना। तो ये जो चीज़ हुआ इसे कहेंगे जीन माइग्रेशन। अगर जीन माइग्रेशन जो है वो एक कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है, अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स अगर ये जीन माइग्रेशन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे कर करके पहले एक गया फिर एक और गया, इस तरह से कंटिन्यूसली अगर बहुत समय तक ऐसा जीन माइग्रेशन चल रहा है, देन दैट इज कॉल्ड द जीन फ्लो। अगर ये चीज़ कॉन्टिन्यूस हो जाए तो इसे कहेंगे जीन फ्लो, ठीक है। मतलब पहले एक गया, फिर उसके बाद फिर एक और गया, देन एक और गया, इस तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसमें कम होते जा रहा है पॉपुलेशन, और इसका जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो जो अलील का फ्रीक्वेंसी है दोनों में चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें से निकल रहा है तो इसमें भी चेंज होगा, और इसमें जाकर ऐड हो रहा है तो इसमें भी चेंज होगा। इसमें एडिशन हो रहा है, न्यू अलील्स आ रहे हैं, और इसमें जो है अलील्स जो है वो जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है पहला फैक्टर है जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम को ऑफ अ पॉपुलेशन डिटरमाइन करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो समझ में आ गया। जीन माइग्रेशन मतलब एक चल गया इंडिविजुअल उठ के, या फिर 5 चल गए, तो उसे कहेंगे जीन माइग्रेशन। अगर यही फ्लो 5-5 कर करके वो कंटिन्यूसली जा रहे हैं, उस शहर को या उस गांव को छोड़कर जा रहे हैं कंटिन्यूसली, देन उसे कहेंगे जीन फ्लो, ठीक है। देन आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, इफ जीन फ्लो अकर्स बाय चांस, if gene flow occurs by chance, बाई चांस अगर हो गया, ठीक है, तो उसे कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाइन। देन इज द म्यूटेशन। नाउ म्यूटेशन से पहले एक चीज फाउंडर इफेक्ट के बारे में। जो अलील फाउंडर इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, ये जब होगा, ये फिनोमिनन होगा, तब अलील का जो फ्रीक्वेंसी है कभी कभी इतना ज़्यादा चेंज कर जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट के दौरान या फिर जेनेटिक फ्लो के दौरान, कि वहाँ पर इस सैंपल में से जो पॉपुलेशन उठ के यहाँ गया ना, ये एक नया स्पीशीज़ की तरह एक्ट करता है, ठीक है। So sometimes the change in the allele frequency is so different in the sample of the population that they become the different species, ठीक है। तो यहाँ से जो ये उठकर यहाँ तक गया, कभी कभी ये इस पॉपुलेशन के लिए, जो पॉपुलेशन सी है, यहाँ से जो उठ के ये यहाँ जा रहा है, तो कभी कभी क्या होगा कि ये जो अलील्स इसमें आया, ये इसमें अभी सपोज नहीं था, फाइन। अभी तक यहाँ पे इस पॉपुलेशन का जैसा अलील इस पॉपुलेशन में नहीं था। तो कभी कभी क्या होगा कि ऐसा इंडिविजुअल्स उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, मतलब बी से सी में चला गया, जो कि पहले वहाँ पे नहीं मिलता था, ठीक है। तो या फिर एक स्पीशीज़ वैसा ही है, लेकिन उसका जो क्वालिटीज़ है या जो कैरेक्टर्स है वो जनरली पॉपुलेशन सी में देखने को नहीं मिलता था, फाइन। अब ये बी पॉपुलेशन से उठकर जब सी पॉपुलेशन में जाएगा तो सी पॉपुलेशन के लिए एकदम नया होगा, ठीक है, उससे एकदम अलग होगा। सो समटाइम्स क्या होगा कि ये एक नए स्पीशीज़ को डेवलप कर देगा उस पॉपुलेशन में, मतलब पॉपुलेशन सी में
पॉपुलेशन बी से जो इंडिविजुअल्स आए हैं वो एक नए स्पीशीज़ की तरह होंगे, ठीक है, क्योंकि अब तक पॉपुलेशन सी में कोई भी पॉपुलेशन बी जैसा कैरेक्टर नहीं था, ठीक है, या फिर अगर कैरेक्टर कुछ होंगे भी तो कुछ ऐसे कैरेक्टर थे मेजर जो कि उसके साथ मैच नहीं करते थे। ओके, सो फाउंडर इफेक्ट यहाँ पे आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है फाउंडर इफेक्ट के बारे में। फाउंडर इफेक्ट, sometimes the change in the allele frequency is so different in the new sample of population that they become a new species, ठीक है, या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ कह सकते हैं, न्यू या डिफरेंट स्पीशीज़, ये वहाँ पे एज अ डिफरेंट स्पीशीज़ एक्ट करेंगे, और जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है उसे उस स्पीशीज़ का वहाँ पर फाउंडर कहेंगे, ठीक है, मतलब वही उस पॉपुलेशन में। अब क्या हुआ कि जैसे ही बी से सी में ट्रांसफ़र हो गए इंडिविजुअल्स, जस्ट अ मिनट, जैसे ही बी से सी में इंडिविजुअल्स ट्रांसफ़र हो गए, ओके, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, सपोज टोटल 1000 इंडिविजुअल्स थे, यहाँ से 100 इंडिविजुअल्स चले गए इनटू दिस पॉपुलेशन, सी पॉपुलेशन में, ठीक है। सो नाउ दिस सी पॉपुलेशन में ये 100 इंडिविजुअल्स रहेंगे और इनका जो जनरेशन आएगा वो भी इस सी पॉपुलेशन के लिए नया होगा, है ना। तो ये जो 100 इंडिविजुअल्स हैं इन्हें हम इस एरिया में इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का फाउंडर कहेंगे, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है उसे हम इस एरिया का फाउंडर स्पीशीज़ कहेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़, ओके। सो ये हो गया अबाउट द फाउंडर इफेक्ट, ये पूछा जाता है, ओके। देन हम लोग आते हैं कितना देख लिया हम लोगों ने, 2, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, दैट इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन आपको पता है सडन चेंज होता है, ठीक है, जो कि इवोल्यूशन में हेल्प करता है, नॉट ऑलवेज, हमेशा इवॉल्व नहीं करता, कभी कभी रेट्रोग्रेड भी करता है, रेट्रोग्रेस भी करता है, ओके। तो सडन चेंज को कहते हैं इवोल्यूशन। जैसा कि मैंने कहा है कि लैक्स ऑफ या फिर 10,000 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो कि सक्सेसफुल होता है म्यूटेशन में, बाकी सारा जो रिज़ल्ट आता है वो फेटल ही होता है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं होता। सो म्यूटेशन जो है वो सडन चेंज होता है, ओके। दूसरा, इसके बाद म्यूटेशन हो गया, देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो हमारा मियोसिस के समय जो कायस्माटा फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस था उस समय जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है उससे भी अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आता है, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये आप लोगों को पता ही है, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, रिकॉम्बिनेशन, ओके। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मियोसिस के समय जो क्रॉसिंग ओवर होता है, चायस्माटा फॉर्मेशन, ठीक है, उस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है उसे कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, उसे कह सकते हैं। या फिर मेल एंड फीमेल पार्टनर का जो क्रोमोसोम एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मेंडल्स के वर्क में पढ़ा, सॉरी मेंडल्स नहीं, जो ड्रोसोफाइला का हम लोगों ने पढ़ा था उसमें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था ना। सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वही रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन हो गया, एंड द लास्ट वन इज़ द नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन भी हम लोगों ने देख लिया है कि नेचर सेलेक्ट करेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस कंडीशन के लिए सूटेबल है, कौन सा ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं है, फाइन। तो ये हो गया अबाउट द 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द
जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। नाउ इसका जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्ग आंसरिंग में पूछा जाता है। साथ ही क्वेश्चंस इससे मतलब जो एग्ज़ाम में होता है एमसीक्यूज़ में डायरेक्टली इसका जो है ये फिगर ही उठा के आप लोगों को दे देगा और बोलेगा कि आप इसमें इसका 3 टाइप है वो बताइए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। नाउ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से क्या कहा है कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब जो मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स होंगे वो ज़्यादा फेवर्ड होंगे और जो 2 पेरिफेरल कैरेक्टर्स होंगे वो जो है वो थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये ग्राफ रहता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, ये जो टिप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये मीडियम साइज इंडिविजुअल्स को डिनोट कर रहा है और ये वही फेनोटाइप होगा जो कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशन में रहने का आदी हो गया है। ठीक है, यही इस कंडीशन में अच्छे से रह सकता है। ओके, एंड ये क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को डिनोट कर रहा है। नाउ 3 टाइप का हमें देखने को इसमें चेंजेस मिलेगा इस ग्राफ में। द फर्स्ट वन इज कि जो पीक है वो हायर होता जाए, मतलब पेरिफेरल कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं एंड जो मेन बीच का कैरेक्टर है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो पीक जो है इसका ये हाई होता चला जाएगा, पेरिफेरल कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे और इसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये स्टेबलाइजिंग हो जाएगा। उसी तरह से एक होगा कि कुछ कंडीशन ऐसा चेंज हुआ इन्वायरमेंट में जिससे कि जो बीच वाला कैरेक्टर था वो सूटेबल अब नहीं रहा। फाइन, तो इस केस में क्या होगा कि जो पेरिफेरल कैरेक्टर है कोई, जैसे सपोज एक बहुत ही वेग एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि सपोज इंडिया में वी आर हैविंग अ कंडीशन, इंडिया जो है वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों रीजन में आता है। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो टेम्परेट और अच्छा साउथ इंडिया का बात करते हैं। साउथ इंडिया में ट्रॉपिकल कंडीशन मेनली देखने को मिलता है, ज़्यादा ठंड देखने को नहीं मिलती। ठीक है, उतना ज़्यादा ठंड नहीं होता साउथ इंडिया में। नाउ अगर कंडीशन अचानक साउथ इंडिया का एकदम चेंज हो गया, जो लोएस्ट टेम्परेचर है दैट वुड रीच टू -30 डिग्री सेल्सियस सपोज, तो वहाँ पे वैसे इंडिविजुअल्स ज़्यादा जाएंगे या ज़्यादा रहेंगे जो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को आसानी से टॉलरेट कर सकें। ठीक है, सो यहाँ पे वही कंडीशन है कि ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस आ गया जिसकी वजह से ये जो ग्राफ है ये एक साइड की तरफ मूव कर गया। ठीक है, ये एक साइड की तरफ मूव कर गया इस तरह से, और ये किसी एक एक्सट्रीम कैरेक्टर को चूज कर रहा है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किसी एक एक्सट्रीम कैरेक्टर को चूज कर रहा है जो कि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। ओके, सो इसे कहते हैं डायरेक्शनल। ओके, ये इसे कहते हैं डायरेक्शनल, और इसमें पीक जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, एक साइड में। ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, बुक में इस डायरेक्शन में दिया, मैंने इसलिए इस डायरेक्शन में किया है, दोनों डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो सकता है। फाइन, और जो लास्ट रहेगा दैट वुड बी डिसरप्टिव, कि कंडीशन ऐसा हो गया कि सिर्फ और सिर्फ 2 पेरिफेरल क्वालिटीज़ वाले ही उस कंडीशन में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, जो मीडियम क्वालिटी वाले हैं वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, सो इस कंडीशन को कहते हैं डिसरप्टिव, और इसमें क्या होगा कि 2 पीक्स बनेंगे पेरिफेरी में इस तरह से। ठीक है, सो 2 पीक बने पेरिफेरी में, एंड ये 2 पीक जो हैं ये पेरिफेरल कैरेक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं। मिडिल कैरेक्टर जो है, जो मीडियम साइज इंडिविजुअल्स थे, उनका जो कैरेक्टर्स है वो कम हो गया। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस हो रहा है ऐसा, या फिर यही इफेक्ट है, ये जो 5 मैंने दिखाया, जो 5 बताया, जीन फ्लू, जेनेटिक माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन, या इन चीज़ों की वजह से ये ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ये डायग्राम बना के
के की इस चेंज के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको यही 5 लिखना है, ठीक है। जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। ओके, नेचुरल सिलेक्शन में मैं अभी तक जो एनवायरमेंटल कंडीशन का बात कर रहा था वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन ही है, नेचर सेलेक्ट कर रहा है। ओके, सो ये हो गया डिसरप्टिव। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसरिंग में, इस क्वेश्चन इसमें आता है सब्जेक्टिव एग्जाम्स में। एमसीक्यूज में डायरेक्टली डायग्राम, ठीक है, और पूछ देगा कि ये क्या चीज़ डिनोट कर रहा है, स्टेबलाइजिंग है, डायरेक्शनल है या डिसरप्टिव है, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। नाउ हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे चलेंगे, दैट इज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। ओके, अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। सो नेचुरल सिलेक्शन में इट इज़ अ प्रोसेस in which heritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny। तो मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, दैट इज लिविंग फॉसिल्स का, ठीक है। तो किंग क्रैब जो है उसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है। तो लिविंग फॉसिल बोलने का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स भी मिल रहे हैं और वो अब तक इस मतलब अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसे नेचर सेलेक्ट कर रहा है, मतलब उसमें ऐसे क्वालिटीज़ हैं कि वो एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशन में भी ज़िंदा रह सकता है, ठीक है, क्योंकि सालों पहले भी वो था और अभी भी है। तो उसके फॉसिल्स, उसके डेड रिमेन्स अभी भी देखने को मिलते हैं सेडिमेंट रॉक्स में, और साथ ही वो ज़िंदा भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए किंग क्रैब जो है वो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है कि उतने साल से नेचर जो है उसे सेलेक्ट करता चला जा रहा है, ठीक है। मतलब उसमें वो क्वालिटीज़ हैं या कैरेक्टर्स हैं जिससे कि वो हार्श कंडीशंस को भी सर्वाइव कर सकता है। सो दिस वाज अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन। अब हम लोग चलते हैं ब्रीफ अकाउंट पे इस एवोल्यूशन का। ना यहाँ से जो चीज़ बताएंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, खासकर ह्यूमन इवोल्यूशन, अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ बताया था, दैट इज़ द आर्कियोप्टेरिक्स। वो आपको याद रखना है, मैं फिर से लिखा दे रहा हूँ। आर्कियोप्टेरिक्स ये कनेक्टिंग लिंक था बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक था। दूसरा, नाउ एक चीज़ आप लोग को अगर वैसे ये पूछा नहीं जाता, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन चलो ये लिखा दे रहे हैं दैट 200 मिलियन ईयर्स अगो, MIA मतलब मिलियन ईयर्स अगो, ओके। सो 2000 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ, सेलुलर लाइफ फॉर्म, फर्स्ट सेलुलर लाइफ अपीयर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ जो है वो 2000 मिलियन ईयर्स अगो डेवलप किए थे हम। ना यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है दैट इज अबाउट द लोब फिन्स, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोब फिन्स के बारे में। सबसे पहले आपको याद रखना है एक चीज़, दैट व्हाट इज मेंट बाय द कोलियोकैंथ, ठीक है। ना कोलियोकैंथ का मतलब होता है fishes, it is a group of fish that can be in
water, and occasionally can come on land as well। मतलब इनमें ऐसा फिन्स होता था, थोड़ा स्टिफ फिन्स होता था, जिससे कि ये पानी में तो रह ही रहे हैं, साथ ही ये बाहर भी आ जाते थे पानी से, ठीक है, तभी भी ये मरते नहीं थे। तो ये एक ग्रुप ऑफ फिशेस है। उसमें एक फ़िश मिला था कुछ दिन पहले मतलब कुछ सालों पहले, एंड इसे कहते हैं लोब फिन, ठीक है। उसका एक टाइप है कोलियोकैंथ का, जो इतना ग्रुप है, इतना फिशेस का, जो कि सारे एक्सटिंक्ट हैं। ये सारे जो ग्रुप हैं ये सारे एक्सटिंक्ट माने जा रहे थे, लेकिन उसमें से एक मिल गया, दैट इज़ द लोब फिन्स, ठीक है। अभी तक इसे लोब फिन्स को भी एक्सटिंक्ट माना जा रहा था, लेकिन ये मिल गया इन 1938 इन द साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो लोब फिन्स का आपको याद रखना है, इसमें दोनों नाम से क्वेश्चन आ जाता है, या कोलियोकैंथ नाम से या लोब फिन्स नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एम्फिबियंस एंड फिशेस। तो ये उन दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाला ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। ये कोलियोकैंथ का ग्रुप या फिर ये जो लोबफिन है ये उसी में से एक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स को कनेक्ट करने वाला आर्कियोप्टेरिक्स, और कोलियोकैंथ या लोबफिन उसके अंदर जो आता है वो कनेक्ट करता है एम्फिबियन या फिशेस को। ये एग्जाम में एमसीक्यूज में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ना एक डिफरेंस जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स उसमें गलती करते ही हैं, क्योंकि बहुत सारा जो पॉइंट्स रहेगा वो आपको एकदम सिमिलर लगेगा। ये एमसीक्यू का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ में बहुत सिमिलर लगता है ये पॉइंट्स। तो क्या गलती करते हैं, दैट एम्फिबियन एंड रेप्टाइल के बीच में डिफरेंस पूछ देता है, ठीक है। तो आपको एक डिफरेंस याद रखना है और एग्जाम में वही डिफरेंस पे आपको टिक करना है, डिफरेंस बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियन, मतलब एमसीक्यूज़ में, नीट एग्जाम में बेसिकली रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियंस। तो रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियन में के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, दैट जो शेल रहता है ऑफ द रेप्टाइल्स, एग ऑफ रेप्टाइल्स हैव थिक शेल्ड, ठीक है, थिक शेल रहेगा, एंड दे डू नॉट ड्राई इन द सन, ड्राई इन द सन। तो यही एग्जाम्पल, यही वाला आपको याद रखना है, दैट एग जो रहेगा रेप्टाइल्स का वो थिक शेल्ड रहेगा और वो सन में ड्राई नहीं करेगा। दैट इज एम्फिबियंस का थिन शेल्ड रहेगा, और अगर उसे धूप में रख दिया जाए तो वो ड्राई हो जाएगा, जो उसका अंदर का एम्ब्रियो है वो मर जाएगा, ओके। नाउ वन मोर थिंग, एक और है इस्चिटियोसॉरस के बारे में, ठीक है। तो ECHTHYO, ओके। सो ये जो है ये फिश लाइक रेप्टाइल होता है, फिश लाइक रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये भी पूछा जाता है इस्चिटियोसॉरस के बारे में, फिश लाइक रेप्टाइल। सो कुछ ऑर्गेनिज्म जो रेप्टाइल बन के आए थे ओवर द लैंड, वो वापस से पानी में चले गए, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा कि पानी इज़ बेटर फॉर अस, तो वापस से पानी में चल गए और वहाँ पे जाके वो फिश लाइक रेप्टाइल्स बनाए, एंड दैट इज़ नोन एज द इस्चिटियोसॉरस, उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये याद रखना है। देन अब हम लोग आते हैं ऑरिजिन ऑफ मैन पे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर फॉर द MCQs। ऑरिजिन ऑफ मैन एकदम सीक्वेंस वाइज याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज ही पूछा जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले याद रखना है आपको दो, दैट इज़ द ड्रायोपिथेकस एंड द रेमापिथेकस, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे ड्रायोपिथेकस, ये मोर एप लाइक था, मोर एप लाइक मतलब मैन जैसा ये ज़्यादा देखने को नहीं लगता था, मंकी जैसा जो है देखने में ज़्यादा लगता था, जो एप का ग्रुप होता है उनसे ज़्यादा रिसेंबल करता था। देन वॉज द, यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ मैं 1 लिख रहा हूँ, दिस वॉज द रेमापिथेकस, ठीक है। सो रेमापिथेकस, एंड रेमापिथेकस वॉज मोर मैन लाइक, ठीक है।
तो ये फर्स्ट थे आने वाले, ठीक है। पहले ड्रायोपिथेकस आए, देन रैमापिथेकस आए 15 मिलियन ईयर्स अगो ऑरिजिन हुआ इनका। फाइन। नाउ ऑस्ट्रेलियोपिथेकन्स आए, ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस, ठीक है, ये इमर्ज किए। एंड इसका जगह जहाँ से ये इमर्ज किए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, तभी मैं लिखा दे रहा हूँ ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड से, मैं इसका तो ज़रूरत नहीं पड़ता हालांकि, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये इमर्ज, मतलब इनका फॉसिल मिला है। नाउ इनके बारे में क्या याद रखना है, दे हंटेड विथ स्टोन but essentially ate meat, ठीक है, तो ये याद रखना है। सॉरी, फ्रूट, essentially ate fruit, ठीक है। तो essentially ये फ्रूट खाते थे लेकिन हंट भी करते थे। फाइन। उसके बाद डिस्कवर हुआ द फर्स्ट मैन लाइक, ह्यूमन लाइक मतलब बीइंग का या स्पीशीज का, एंड दे आर कॉल्ड दी, सीक्वेंस में याद रखिएगा एकदम, ठीक है। देन डिस्कवर हुआ अबाउट द होमो हैबिलिस को होमिनिड मैन कहा जाता है, होमिनिड मैन। और ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म था, फर्स्ट ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म ये थे, ठीक है, मतलब स्पीशीज। ओके, नाउ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ इनका ब्रेन साइज। ब्रेन साइज के ऊपर भी अरेंज करने को आता है, तो 650 to 800 सीसी इनका ब्रेन साइज था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। प्रॉबेबली ये मीट खाते थे, ठीक है, सॉरी मीट नहीं खाते थे, प्रॉबेबली दे डू नॉट एट मीट, दे डू नॉट एट मीट, ठीक है। ये हो गया, ये याद रखना है। इसमें जो मेन चीज़ है दैट इज़, ये भी ज़्यादा नहीं पूछा था कि मीट खाते थे या नहीं खाते थे, मेन जो चीज़ पूछा जाता है वो ब्रेन साइज़ के बारे में पूछा जाता है। सो ब्रेन साइज़ एकदम याद रहना चाहिए। देन आया होमो इरेक्टस, और इसे जावा मैन भी कहा जाता है क्योंकि जावा में मिला था ये इनका स्केलेटन, सॉरी मतलब फॉसिल्स, ठीक है। नाउ इनका जो ब्रेन साइज था दैट वाज 900 सीसी, 900 सीसी है इनका ब्रेन साइज। फाइन। ये मीट खाते थे, 8 मीट, ठीक है। उसके बाद आए निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन जो है उनका ब्रेन साइज वाज 1400 सीसी, ठीक है। ब्रेन साइज सबका याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये 40K से 1 लाख ईयर्स पहले आए थे, ठीक है। दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट या कवर देयर स्किन, बॉडी स्किन जो भी, ठीक है। एंड बरीड देयर डेड, तो जनरली ये जो फीचर्स है ये नहीं पूछा जाता। एंड बरीड देयर डेड, ओके। उसके बाद फाइनली होमो सेपियंस अरोज किए 7th नंबर पे, होमो सेपियंस। सो होमो सेपियंस जो हैं वो फाइनली डेवलप किए एंड बिटवीन 75,000 to 10,000 75,000 ईयर बैक, जब आइस एज के बाद का जो समय था, प्रॉबेबली आइस एज का ही समय वो मानेंगे, ठीक है। सो जो आइस एज का समय था 10,000 ईयर्स से 75,000 ईयर्स तक का बीच का, सो इस केस में जो मॉडर्न होमोसेपियंस हैं वो अराउज किए, ठीक है। तो मॉडर्न होमोसेपियंस, ना मॉडर्न होमोसेपियंस मतलब जो हमारा
स्पीशीज़ है दैट इज़ कॉल्ड द होमो सेपियंस सेपियंस। तो हम लोगों ने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर देखा है, ट्राइनॉमियल नहीं देखा। तो ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर में जो मॉडर्न मैन है उसका जो नोमेनक्लेचर है वो है होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो फिर मॉडर्न मैन अरोज किया ड्यूरिंग द आइस एज पीरियड, ठीक है। और क्या 2 पॉइंट आपको याद रखना है, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट के बारे में आपको याद रखना है। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अराउंड 18,000 years ago, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस 10,000 years बैक, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। आपको ये सब ना याद रहे चलेगा, एग्रीकल्चर के आर्ट उतना नहीं पूछा जाता लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। लेकिन आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, ड्रायोपिथेकस, जामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेशियंस, होमो हैबिलिस या होमिनिड मैन, इरेक्टस, जावा मैन, निएंडरथल मैन एंड होमो सेपियंस एंड देन द मॉडर्न मैन दैट इज द होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये एक सीक्वेंस आपको याद रखना है। ब्रेन साइज पूछा जाता है, ठीक है, ब्रेन साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। निएंडरथल का 1400, ठीक है। सो यहाँ हमारा इवोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होता है। Okay, so that's all for this video. Thank you.